हाँ भाई, गुड इवनिंग। करें स्टार्ट। क्या पढ़ना है? हाइड्रेटेड रेडियाई, है ना। रेडियस रेडियस पढ़ ली हमने, है ना। एटॉमिक रेडियाई पढ़ ली। ठीक, अब पढ़ेंगे हाइड्रेटेड रेडियाई। क्या होती है हाइड्रेटेड रेडियाई? हाइड्रेटेड रेडियाई, ठीक। देखो क्या होता है, अगर हम जैसे सोल्ट ले लिया, सोल्ट को पानी में डाल देंगे तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। अगर सोल्ट को ही किसी सोलवेंट में डाल देंगे, दूसरे सोलवेंट में अदर देन वाटर, तो उसको क्या बोलते हैं? सोलवेशन। बस ये डिफरेंस है। हम हाइड्रेटेड रेडियाई बोलते हैं, सोलवेटेड रेडियाई बोलते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। यू एग्जामिनर कौन सी टर्म यूज करता है? हाइड्रेटेड रेडियाई। ठीक, अगर सोलवेंट वाटर लिया है तो हाइड्रेशन, ठीक, और अगर अदर ले ले तो सोलवेशन। समझ आया? अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे NaCl ले ली, इसमें वाटर ले लिया, ठीक है। वाटर में मैंने क्या किया? सॉल्ट डाल दिया, NaCl, ठीक है। वाटर में हमने सॉल्ट डाल दिया तो वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, प्लस माइनस चार्ज उस पे। पोलर मॉलिक्यूल उसी को बोलते हैं ना, पोल्स जिस पे बन जाए प्लस और माइनस, तो पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अब जैसे अपना कैटायन है सोडियम प्लस, तो सोडियम प्लस की तरफ वाटर का कौन सा पार्ट अट्रैक्ट होगा? ठीक है, तो ये नेगेटिव पार्ट ऐसे अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव पार्ट सोडियम के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये ऐसे एक लेयर बन जाएगी कि ना। फिर क्या करने का? देखो ये एक लेयर बन गई, ठीक, ये एक स्फीयर बन जाएगा ऐसे, है ना। तो फिर क्या होगा? वाटर के अदर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर के जो पॉजिटिव चार्ज है ना बाहर, तो इसकी तरफ क्या होंगे? वाटर का नेगेटिव। आगे ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि इस लेयर पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वाटर का ये नेगेटिव पार्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होता रहेगा। ये ऐसे हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ऐसे लेयर बन गई, इसके ऊपर फिर एक और लेयर बन जाएगी ऐसी ही। मतलब सोडियम प्लस था, इसके ऊपर एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, ऐसे लेयर बनती जाएंगी। जैसे अगर हम इसको बोलना चाहें इनर हाइड्रेशन स्फीयर, स्फीयर तो बनेगा ये चारों तरफ, वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे सोडियम पे, और ये आउटर हाइड्रेशन स्फीयर। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? समझ आया? कोई डाउट है क्या? तो अब यहां पे देखो, हम जो ये पढ़ रहे थे, जैसे सोडियम एटम पढ़ रहे थे, मान लीजिए ये सोडियम एटम की ये हम रेडियाई पढ़ रहे थे पहले, अभी तक ये सोडियम एटम उसकी एटॉमिक रेडियाई पढ़ रहे थे। अब ये जो है ये कैसा सोडियम आयन है? हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड है तो ये वाली रेडियस अब क्या कहलाएगी? हाइड्रेटेड रेडियाई, ये बोल सकता हूं। समझ आया कि नहीं आया? तो इसी को हाइड्रेटेड रेडियाई कहते हैं। किसी को डाउट हाइड्रेटेड रेडियाई में? तो हम हाइड्रेशन पढ़ रहे हैं, हाइड्रेशन में क्या पढ़ा हमने? हाइड्रेटेड रेडियाई। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट देखो, अगर मान लीजिए हम Cl- की बात करें, तो Cl पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज कौन से वाटर के कौन से पार्ट को अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ऐसे इस वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना भाई? ये एक लेयर बन जाएगी, फिर इसके ऊपर लेयर बनती चलेंगी ऐसे। ये यहां पे नेगेटिव पार्ट हो गया बाहर पे स्फीयर पे, तो इसकी तरफ वाटर का कौन सा पार्ट अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव। ऐसे लेयर बनती चलेंगी, बहुत सारी लेयर बनती है ऐसे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई। तो ये ऐसे लेयर बनती चलती है। मतलब ये Cl- आयन था, इसके ऊपर एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर, लेयर बनती जाएंगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही इसमें? कोई डाउट है क्या? तो ऐसे ही जैसे उसकी रेडियाई पढ़ी हमने, ये क्लोरीन की रेडियाई हो जाएगी। कैसी? हाइड्रेटेड रेडियाई। सबको समझ आया? ठीक है। जैसे आप ऐसा ज्यूम करो, आपने मधुमक्खी छत्ता देखा है? मधुमक्खी रहती ना, छत्ता देखा? शहद पीते हो ना? खाते हो या पीते? शहद पीते हैं, है ना। तो जो शहद मधुमक्खी शहद बनाती है ना, वो छत्ते में बनाती है। तो मान लीजिए ऐसा मान लो छत्ते पे एक सेंटर पॉइंट है कोई छोटा सा, और उसमें मधुमक्खी के ऊपर मधुमक्खी 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 ऐसे बैठी रहती है ना, बहुत सारी। तो वैसा ही हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है, ये वो सेंटर पॉइंट है, और ये मधुमक्खियां उसके चारों तरफ चिपक रही है ऐसे, वाटर मॉलिक्यूल जो है। समझ आया अब हाइड्रेटेड रेडियाई क्या है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? फिर आता है इसके बाद हाइड्रेशन नंबर। मान लीजिए Na+ कैटायन है, ठीक, इसके मान लीजिए X वाटर मॉलिक्यूल चिपक गए, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, Na+ के H वाटर मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं ड्यूरिंग हाइड्रेशन। और Cl- क्या है? इसके मान लीजिए Y मॉलिक्यूल चिपक गए,
कि ये अलग है वो अलग है, उसके अलग अलग चिपकेंगे ना, ठीक। तो Cl माइनस अलग अलग अटैच हो रहे हैं, तो ये Y, तो X एंड Y आर क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन नंबर ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस रिस्पेक्टिवली। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को, समझ आ रही बात। अब बात आती है हाइड्रेटेड रेडियाई पढ़ ली, हाइड्रेशन नंबर पढ़ लिया, अब बात आती है हाइड्रेशन एनर्जी He। क्या होती है हाइड्रेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड। मान लीजिए मैंने इसमें क्या किया, वाटर में 1 मोल NaCl डाल दिया, तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। समझ आ रहा ना भाई, देखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें, इसमें किसी को कोई डाउट, कंफर्म। तो हम क्या बोल सकते, देखो अब जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियाई होगी, जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल चिपकेंगे उतना बड़ा ये स्फीयर बनता जाएगा, उतनी ज्यादा हाइड्रेशन रेडियाई और उतने ही ज्यादा हाइड्रेशन नंबर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हाइड्रेशन नंबर, ये फालतू की चीज है, बुक्स में पढ़ोगे आप किसी में मिल सकता है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। वैसे एग्जामिनर पूछ ले हाइड्रेशन नंबर किसका ज्यादा हुआ, वो आगे काम आ जाएगा अभी। तो जितनी ज्यादा हाइड्रेशन उतनी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, इसमें किसी को कोई डाउट, पक्का समझ में आया। नेक्स्ट देखो, अब हम बोलते हैं एज हाइड्रेशन इंक्रीज हाइड्रेटेड रेडियाई इंक्रीज, RH लिख दिया मैंने इसको शॉर्ट में। हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी जितना हाइड्रेशन ज्यादा होगा, और वैसे ही हाइड्रेशन नंबर ज्यादा होगा। ये हाउस नंबर नहीं है, हाइड्रेशन नंबर लिखा, ठीक है, H नंबर इंक्रीज होगा, शॉर्ट में लिख दिया सारे। समझ आई बात। और हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करेगा भाई, अब सोडियम पे देखो, जैसे Na प्लस है, Na प्लस की बजाय मैं Mg2 प्लस ले लूं तो उसमें चार्ज ज्यादा है, वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा हाइड्रेशन होगा। समझ आ रही बात। तो हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन, पॉजिटिव नहीं चाहे नेगेटिव ही हो, नेगेटिव का भी तो हाइड्रेशन हो रहा है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। अब एक बात बताओ, एक का साइज क्या है, बड़ा साइज है, एक तो मान लीजिए छोटा साइज है, ये छोटा है, एक का बड़ा है, तो इसका न्यूक्लियस तो ये दिख रहा है आपको, और इसका न्यूक्लियस ये रहा। अब वाटर मॉलिक्यूल को तो यहां पे चिपकना है ना, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्लोज कौन सा है, इस केस में रहेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा इसके चिपकेंगे, यानी जिसका साइज छोटा होगा उसका हाइड्रेशन, और जिसका साइज बड़ा होगा, तो हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। समझ आई कि नहीं आई, या रेडियस लिख दो किसी की, या एटॉमिक साइज बोल दो, या एनिक साइज बोल दो। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। तो मैं आपसे पूछूं, लिथियम प्लस में और सीजियम प्लस में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, कोई डाउट नहीं है ना, लिथियम प्लस का होगा। समझ आ रहा है सबको वही लास्ट में। तो देखो हम ये ध्यान रखना है अपने को, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इसकी थियरी थी और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, इसी बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। समझ आया सबको, लिख लोगे, या हम ऐसा ही बोल सकते हैं, हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज बाई वॉल्यूम बोल दो, या चार्ज बाई रेडियस रेशियो बोल दो, बात तो एक ही है। वॉल्यूम क्या होती है, 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। भाई वॉल्यूम क्या होती है किसी भी एटम की, 4/3 पाई आर क्यूब। जिसका आर ज्यादा होगा उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, तो चाहे चार्ज डेंसिटी को हम Q/R रेशियो भी बोल सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, हमने ये देख लिया, हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, देखो इधर देखना, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। पहला ऑप्शन तो एग्जाम में ये मिलेगा कि पूछ लेगा इनकी हाइड्रेशन रेडियाई कौन सा, या हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। एक क्वेश्चन तो ये बन गया है ना। एक लिख दे डायरेक्ट रेडियाई और ब्रैकेट में लिख दे एक्वस।
एक्वस का मतलब क्या है कि वाटर में सॉल्यूशन बना रखा है, इनका एक्वस सॉल्यूशन है। ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब ब्रैकेट में अगर आपको सीधा पूछ लेना लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस किसकी रेडियाई बड़ी है, तो आप सीजियम की बोलोगे। लेकिन जैसे ही ब्रैकेट में ये एक्वस लिख दे तो हाइड्रेटेड रेडियाई की बात कर रहा है। समझ आ रही बात? तो हाइड्रेटेड रेडियाई और हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर एक ही आएगा। तो अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? चार्ज। चार्ज दोनों पे बराबर है, सब पे सेम है, तो चार्ज सेम है, तो दूसरा किस पे जाएंगे? साइज पे। जिसका साइज बड़ा उसका हाइड्रेटेड रेडियाई, तो सबसे बड़ी हाइड्रेटेड रेडियाई का ऑर्डर ये आएगा, इसमें कोई डाउट? ऐसे ही मैं अगर लिख दूं बेरिलियम 2 प्लस एक्वस, Mg2 प्लस एक्वस, कैल्शियम 2 प्लस एक्वस, स्ट्रोंशियम 2 प्लस एक्वस या बेरियम 2 प्लस एक्वस का ऑर्डर भी आपका यही आने वाला है। अब नेक्स्ट देखो, इधर देखो एक बार, F माइनस एक्वस, Cl माइनस एक्वस, Br माइनस एक्वस और I माइनस एक्वस, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा? F माइनस का होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? क्योंकि I माइनस का साइज सबसे बड़ा है तो उसका हाइड्रेशन कम होगा। तो ये हाइड्रेशन ओके और हाइड्रेटेड रेडियाई या आप बोल दो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, इसमें बताना, ये इंपॉर्टेंट है, Na प्लस एक्वस, Mg2 प्लस एक्वस और एल्यूमिनियम 3 प्लस एक्वस, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा? इस बार चार्ज अलग अलग है तो चार्ज इस पे सबसे ज्यादा है, और देखा जाए तो इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें प्रोटॉन 11, इसमें 12, इसमें 13, तो इस पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा 13 प्रोटॉन का 10 इलेक्ट्रॉन पे। समझ आ रही बात? तो इसका साइज भी क्या होगा? छोटा, और इसका हाइड्रेशन साइज छोटा, चार्ज ज्यादा, तो हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो भाई, समझ आया सबको? मैं ये बोल रहा हूं, देखो सब हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन बताना किसका ज्यादा है, चार्ज पे डिपेंड करेगा, सीधी सी बात है भाई, चार्ज इसका ज्यादा तो हाइड्रेशन इसका ज्यादा होगा। अगर हम साइज की भी बात करें ना, Na प्लस का साइज बड़ा होता है एल्यूमिनियम 3 प्लस का। देखो दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 11, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 13 प्रोटॉन। जिसका इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो छोटा होता है उसका साइज छोटा होता है, ये तो पता ना सबको, क्योंकि यहां देखो ना, इसके 10 इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो सेल क्या होगी? श्रिंक हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन ही खींच रहे हैं, वो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा सा एक्सपेंडेड रहेगा। समझ आया सबको? अब ये समझ में, ये जो ऑर्डर लिखा हमने, किसका लिखा? या तो बोल दो हाइड्रेशन का ऑर्डर है, हाइड्रेशन, या किसका बोल देंगे? हाइड्रेशन एनर्जी का भी, या हाइड्रेटेड रेडियाई का भी, है ना? RH लिख लो चलो इसको। तो ये हमने हाइड्रेटेड रेडियाई का, किसी का भी ऑर्डर बोल सकते हैं इसको, या हाइड्रेशन नंबर का भी यही ऑर्डर आएगा। समझ आई बात? नेक्स्ट देखो, अब अभी लिखो मत, अभी लिखो मत, इधर देखो। अगर हम बात करें आयोनिक मोबिलिटी की, आयोनिक मोबिलिटी क्या होती है? आयोनिक मतलब आयंस की, मोबिलिटी मतलब मोबाइल मतलब जो मूविंग है, और मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, यानी आयंस के मूवमेंट की बात हो रही है। अब एक बात बताओ, अगर हम इन सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो कौन से आयन की मोबिलिटी यानी कौन से आयन का मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा, ये अपने को बताना। बताओ, जो सबसे छोटा होगा। यार आप सोचो, बड़ा सा आयन क्या मूव कर पाएगा? तो इसका साइज है ना वैसे छोटा होता है, लेकिन हाइड्रेशन होने के कारण, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होने के कारण बड़ा हो गया। सोचो ये छोटा बच्चा है 10 साल का, है ना, और ये 10 साल का बच्चा है, इसके हमने क्या किया, कम से कम 20-30 ईंट बांध दी, ठीक, और ये है 30 साल का, ठीक, 30 ईयर्स ओल्ड, तो ये भारी भरकम शरीर है, मजबूत है ना, ठीक है, जिम विम जाता है मान लो, ठीक, बड़ा है इससे, ये तो बहुत छोटा है 10 ईयर्स, तो ठीक, इसके भी हमने 30 ईंट्स बांध दी, मान लीजिए 30 के, इसके तो कम ही बंधेगी क्योंकि इसका हाइड्रेशन कम होगा। तो ज्यादा तेज कौन दौड़ेगा, 10 साल का या 30 साल का? अब ये दौड़ेगा। समझ आई बात? तो इसका हाइड्रेशन कम हुआ तो इसका साइज क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा, इसका हाइड्रेशन कम होगा, और इसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा, और जिसका साइज छोटा होगा जिस आयन का, वो ज्यादा तेज मूव करेगा। ये तो बात समझ में आती सीधी सीधी। तो आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल देंगे, हाइड्रेशन। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? तो अगर हम हाइड्रेशन इधर लिखेंगे, जैसे Li प्लस एक्वस
और Na प्लस एक्वस और पोटेशियम प्लस एक्वस और सीजियम प्लस सॉरी रुबिडियम प्लस एक्वस या सीजियम प्लस एक्वस। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका नजर आ रहा है आपको? सॉरी लिथियम का। हाँ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा। आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इसमें कोई डाउट है क्या? अगर मैं वो सारे ऑर्डर लिखूं तो उल्टे हो जाएंगे सारे। जैसे बेरिलियम 2 प्लस लिखूं यहाँ पे, ये अपने आप लिख लोगे बेरिलियम 2 प्लस का सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा इस केस में? Ba2 प्लस का, क्योंकि इसका हाइड्रेशन सबसे कम है। ऐसे ही F माइनस Cl माइनस वाले का कर सकता हूं, F माइनस का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, सो आयनिक मोबिलिटी सबसे, बोलो भाई कर लोगे अपने आप ये? क्या कुछ गलत बोल दिया? अगर मान लीजिए मैं बोलूं Na प्लस एक्वस, Mg2 प्लस एक्वस और एल्यूमिनियम 3 प्लस एक्वस, तो बताओ भाई सबसे ज्यादा आयोनिक मोबिलिटी किसकी होगी? Na प्लस की। कोई डाउट है क्या? तो ये हमने सबके आयोनिक मोबिलिटी के ऑर्डर लिखे हैं। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? लिख लोगे? जल्दी से लिखो। मैं यहाँ नीट 2016 वाला क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग aqueous solution, which of the following ion in aqueous solution will have maximum ionic mobility when put in इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हेन पुट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला ऑप्शन है लिथियम प्लस, दूसरा है सोडियम प्लस, तीसरा है पोटेशियम प्लस, चौथा है सीजियम प्लस। क्या आंसर आएगा? सबको पता है, ऊपर कर तो लिया सीजियम प्लस। अब उसने लिख दिया, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, लिख के दे दिया उसने एक्वस सॉल्यूशन में। समझ आई? मतलब हाइड्रेशन हो रखा पहले ही। इसमें कोई डाउट है क्या? अच्छा मान लीजिए एग्जामिनर आपको वैल्यूज दे दे, फॉर एग्जाम्पल मतलब 3 आयन दे दिए। देखो इधर देखना एक बार, मान लीजिए ये दे दिया A प्लस एक्वस आयन, B प्लस एक्वस आयन, C प्लस एक्वस आयन या B2 प्लस C3 प्लस एक्वस आयन, ये 3 दे दिए। बोल दिया इसकी हाइड्रेशन एनर्जी 100 है, इसकी 150 किलो जूल पर मोल, और इसकी है इसकी लिख दिया मान लीजिए 120 किलो जूल पर मोल, नहीं 200 किलो जूल पर मोल। तो आपसे पूछे इनमें से आयोनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा? तो क्या आंसर आएगा? 200 वाले की आयोनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये तो हाइड्रेशन हुआ ना, हाइड्रेशन इसका सबसे ज्यादा होगा ना। अरे +3 मतलब उसने दे रखा है जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उसका हाइड्रेशन ज्यादा, तो आयोनिक मोबिलिटी का आंसर क्या आएगा? तो बताओ किसकी सबसे ज्यादा आएगी? A प्लस की सबसे ज्यादा, फिर B2 प्लस की, फिर C3 प्लस की। तो ये काम ऐसे काम एम्स वाला करता है। ये सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कौन पूछता है? नीट वाला। और वैल्यूज दे के कंपैरिजन करवा के कौन पूछता है? एम्स वाला। समझ में आई बात? तो एम्स पैटर्न हो गया वो, जल्दी से कर लो। अब एग्जैक्ट वैल्यूज एग्जामिनर अपने आप दे देगा किसी भी आयन की, मान लीजिए सोडियम प्लस की, Mg2 प्लस की, और क्या दे देगा? Al3 प्लस की, कोई भी वैल्यूज दे दी है ना, जो एक्सपेरिमेंटल होती है। समझ आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? जल्दी से नोट डाउन करो। ये वाला एक बार फिर से देख लो 3 आयन दे रखे A प्लस B2 प्लस C3 प्लस, ये एक्वस सॉल्यूशन में दे रखे हैं। बोलते हैं इसकी हाइड्रेशन एनर्जी A की 100 है, B की 150 है, C की 200 है। तो C की 200 इसका मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रेशन इसका हुआ है, सबसे बड़ा हाइड्रेटेड साइज इसका होगा। तो ये पूछ रहा आयनिक मोबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? जिसका हाइड्रेशन कम है। इसका सबसे ज्यादा हाइड्रेशन, सबसे कम आयनिक मोबिलिटी। समझ आ? ठीक है, ये अभी काम नहीं आएगा, केमिकल बॉन्डिंग में यूज लेंगे इसका, तो मैंने अभी पढ़ा दिया आपको। ठीक है, आपके उसमें मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं होंगे इसके, लेकिन मैंने समझा दिया आपको अभी। ठीक, इन 4 चैप्टर में बहुत बेसिक चीजें कर देंगे हम लोग। समझ आ रही बात? 4 ही चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, चारों 11th के। जिसको ये आते हैं उसको कभी भी केमिस्ट्री में जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। समझ आ रही बात? नेक्स्ट टॉपिक लिखो डेंसिटी। अब डेंसिटी बताओ क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो सकती है एटम्स की? 4/3 पाई r क्यूब। तो हमने रेडियाई पढ़ ली, तो अब डेंसिटी का ऑर्डर बता देंगे। समझ आ रही बात?
तो देखो डेंसिटी की यूनिट वगैरह लिखनी है, क्या लिखते हैं, ग्राम पर ml यूज करते हैं, ग्राम पर cc यूज करते हैं, या kg पर मीटर क्यूब, कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो इधर देखो, जैसे अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो इन ए ग्रुप, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पे जो इंक्रीज इन मास इज मच मोर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम के कंपैरिजन में मास में ज्यादा इंक्रीज होता है, तो मास में ज्यादा इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, तो डेंसिटी बढ़ेगी। समझ आई सबको बात? तो टॉप टू बॉटम जाने पे डेंसिटी बढ़ती है, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी। तो इधर देखो, इसका मतलब ये होना चाहिए ऑर्डर, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सबसे ज्यादा सीजियम की फिर ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, यहां पे सोडियम की ज्यादा होती है और पोटेशियम की कम होती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि एस ब्लॉक में भी दिया हुआ है ना। एस ब्लॉक में नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा कि मैं वहां पे बोलूंगा मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में, याद करो, सही है। अब समझो इधर देखो, सोडियम का जो मैंने हमेशा आपको ये बोला है, हम मैक्सिमम चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व करेंगे। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। देखो सोडियम कॉन्फ़िगरेशन क्या, 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d क्या है, वैकेंट है कि नहीं है, तो इसमें 3d खाली रहता है, लेकिन 4s में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। यानी इसमें ये जो चौथी सेल 1 2 3 चौथी सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक, लेकिन इसमें कितनी सेल है, ओनली 1 2 3 ही सेल है। और इसमें चौथी सेल से पहले एक वैकेंट ऑर्बिटल है, कौन सा, 3d, वैकेंट सबसेल है, सॉरी वैकेंट सबसेल। तो हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स लिख दो या 3d सबसेल लिख दो। ऑर्बिटल लिखो तो ऑर्बिटल्स लिखेंगे क्योंकि 5 ऑर्बिटल खाली है। ड्यू टू वैकेंट 3d सबसेल देयर इज एब्रप्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम, हेंस डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? तो इसका ये खाली ऑर्बिटल होने की वजह से इसका साइज बढ़ जाता है, और साइज बढ़ेगा तो यानी वॉल्यूम बढ़ गई 4/3πr3। साइज वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, इसलिए सोडियम से कम डेंसिटी होती है पोटेशियम की। समझ आया कि नहीं? हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सोल्व किया एक कॉन्सेप्ट। सिमिलरली बिल्कुल सेम है, हमारी क्या होनी चाहिए, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होनी चाहिए, यह ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन क्या होता है, यहां पे बेरिलियम इससे भी आगे चला जाता है, क्योंकि बेरिलियम का साइज बहुत छोटा होता है, और बेरिलियम का साइज बहुत छोटा होगा तो वॉल्यूम बहुत कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी बहुत ज्यादा। बेरिलियम के बाद दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम आ जाता है, और मैग्नीशियम फिर कैल्शियम। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत बार पूछा जाता है। अब मैंने जैसे इसका रीजन दे दिया, इसके लिए असर्शन रीजन अलग से बताने की जरूरत है क्या? तो अगर असर्शन रीजन में आ जाए तो ये रीजन दे रखा तो आंसर क्या लगा दोगे? समझ आई आपको? असर्शन रीजन में समझ में आया तो एम्स में पूछ सकता है इसको, क्योंकि एनसीईआरटी में भी है, एस ब्लॉक की एनसीईआरटी में, पीरियोडिक टेबल वाली में नहीं है। कोई डाउट है क्या किसी को? नेक्स्ट आगे बढ़े, बोलो भाई। इसके बाद इधर देखो, ये हो गया। नेक्स्ट आता है इन ए पीरियड। अगर हम पीरियड की बात बोलें तो हम क्या बोलते हैं, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, यही बोलते हैं ना, लाइट एलिमेंट्स होते हैं, लाइटेस्ट बोलते हैं। अरे सोडियम पोटेशियम तो क्या है, ये तैरती है पानी पे, इसलिए वो इतनी हल्की होती हैं, इसलिए उनको किस में रखा जाता है, वैक्स में लपेट कर, है ना, केरोसिन में रखा जाता है। समझ आ रही ना बात? तो ये बहुत हल्के होते हैं। तो सबसे कम डेंसिटी पीरियड की बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की होगी। फिर आते हैं ये डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। अब जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के इतने भारी एलिमेंट नहीं होते, लेकिन एस से ज्यादा भारी होते हैं। और आपने ये तो सुना होगा, डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती है, डेंस होती है ना। डेंस मतलब ज्यादा डेंसिटी होती है। तो सबसे ज्यादा डी की, फिर पी की, और फिर एस की। कैसे याद करोगे? डीपीएस पढ़ते हो ना,
डीपीएस स्कूल से कौन कौन पढ़ गया है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेरा भी चांस छूट गया था ना, मेरा भी हो गया था डीपीएस में, मैं गया नहीं। जब किस्मत खराब हो, तुम्हारी किस्मत में लेके आई है ना, तुम सब जिम्मेवार हो इस चीज के। अगर मैं डीपीएस में जाता, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ता, अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ता, तो बहुत ऊपर जाता गया ना। बेकार है डीपीएस स्कूल। ठीक है भाई, बहुत अच्छी किस्मत मेरी। ठीक है, तो ये याद रखना, अब तुम डीपीएस से याद रखोगे डेंसिटी, डी ब्लॉक की, फिर पी ब्लॉक की, फिर एस ब्लॉक की। कोई डाउट? टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल दो, यानी आईई, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या क्या बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है भाई ये? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल और मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है, समझ आई बात? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, लिखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, of an isolated gaseous atom in its ground state। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम को अंडरलाइन करो और ग्राउंड स्टेट को अंडरलाइन करो। देखो, एनर्जी की यूनिट क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या हो सकती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यूनिट लिख लो, या अगर ज्यादा मॉलिक्यूल दिए, ज्यादा दिए, किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल, ये भी यूज कर सकता है, एक मोल के लिए भी डिफाइन कर सकता है। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, चलो इधर देखो, मान लीजिए ये सोडियम एटम है, तो सोडियम है, तो सोडियम क्या होता है? सॉलिड। तो सोडियम को पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? गैस बनाना पड़ेगा, और सोडियम को गैस बनाने के लिए, सॉलिड से गैस बनाने के लिए जो एनर्जी दी गई, दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो क्या कहलाती है? सब्लिमेशन एनर्जी। और नेक्स्ट क्या आता है? गैस में से, सोडियम गैसियस एटम है, ये क्या हो गया? एक एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, और ये अपनी ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए। तो इसमें से मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ी इस प्रोसेस में, तो उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी इस प्रोसेस में जो डेल्टा एच होगा वो क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। इस प्रोसेस का डेल्टा एच, जितनी भी एनर्जी होगी जो चाहिए होगी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई डाउट है क्या इसमें? ऐसा समझो, ये सोडियम है, सोडियम का न्यूक्लियस, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, और ये थर्ड सेल में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालूंगा? मैं जाऊंगा इसके पास और ऐसे, भाई ठीक ठाक है, ऐसे ऐसे निकाल लाऊंगा ना। क्या करूंगा? और गर्म कर दूं? क्या करूं? वेरी गुड। क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रॉन पे हम क्या मारते हैं? फोटोन मारते हैं, और ये फोटोन क्या करता है? यहां से इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, ये बाहर आएगा। अब कैसे बाहर आएगा वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन एनर्जी है, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फॉर एग्जांपल, जितनी भी होगी मुझे नहीं पता, मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एग्जांपल। मान लीजिए तो फोटोन मैंने अटैक किया, तो ये फोटोन जो इसके ऊपर मारा, मान लीजिए मैंने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मारा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। 9 का दिया तो 9 से मारा तो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बाहर नहीं आएगा। 9.9 का मारा तो जैसे ही मैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का दूंगा इसको, ये जस्ट बाहर आ जाएगा, और यही एनर्जी क्या कहलाएगी? इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, जो ये फोटोन आपने मारा है, जितने भी एनर्जी का है ना। तो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इसको बाहर निकालने के लिए, मान लीजिए मैं 12 इलेक्ट्रॉन का लगा दूं, तो बाहर आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करेगा? मूव करेगा, क्योंकि निकालने के लिए कितनी चाहिए थी? ओनली 10। 2 किस में यूज हो जाएगी? समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? पक्का? हाँ, 12 थोड़ी काउंट होगी, काउंट तो 10 होगी ना। हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिक्वायर है?
ठीक है, तो अब देखो, अभी मत लिखो, इधर देखो, कुछ एग्जांपल्स कर लें, अब करें। जैसे आप मुझे बताओगे, मान लीजिए मैं सबसे पहला लिख रहा हूं H2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 2H प्लस आयन। क्या इस रिएक्शन में जो डेल्टा H होगी, क्या वो आयनेशन एनर्जी कहलाएगी? क्या इसको, इस प्रोसेस की आयनेशन जो एनर्जी चाहिए हमें, आयनेशन एनर्जी बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो ये आयनेशन एनर्जी नहीं कहलाएगी। समझ आ रही बात? दूसरी बात, अगर मैं ऐसा कर दूं O2 गैसियस मॉलिक्यूल को O2 प्लस में चेंज कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, क्या इस प्रोसेस की एनर्जी आयनेशन एनर्जी कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। इस प्रोसेस में जो एनर्जी यूज हुई नहीं कहलाएगी। मान लीजिए तीसरा, अभी मत लिखो, सोडियम सॉलिड को मैं Na प्लस गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दूं, क्या ये आयनेशन एनर्जी कहलाएगी? इसमें नहीं कहलाएगी, क्योंकि हमने क्या बोला, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, है ना? तो ये सॉलिड से निकाल रहे हो, ठीक। फोर्थ, मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूं 1s2 2s2 2p6 3s0 4s1, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, ऐसा लिख दूं 3p1, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालूं 1s2 2s2 2p6 और 3s0 3p0, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। क्या इस प्रोसेस की एनर्जी आयनेशन एनर्जी कहलाएगी? सॉरी, बोलो भाई, नहीं? अरे क्या है ये, सोडियम की एक्साइटेड स्टेट नहीं नजर आ रही? अरे एस से ज्यादा 3s से ज्यादा एनर्जी 3p की होती है। ऐसा मत लिखो, मान लीजिए मैं इसको ऐसा लिख देता 1s2 2s2 2p6 3s0 4s1, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालता सीधा 1s2 2s2 2p6 3s0, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या ये आयनेशन एनर्जी कहलाएगी? ये भी नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखता 1s2 2s2 2p6 3s1 और 1s2 2s2 2p6 3s0, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, क्या ये आयनेशन एनर्जी कहलाएगी? अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसा लिखता, हाइड्रोजन गैसियस एटम लिया, उसको मैंने H प्लस में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या ये इस प्रोसेस की एनर्जी आयनेशन एनर्जी कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, समझ आ रही बात? यहां तक समझ में आया सबको? अब नेक्स्ट देखो, अब आयनेशन एनर्जी हमें देनी पड़ी है या सिस्टम से निकली, ये बताओ। और जिस प्रोसेस में हम आयनेशन एनर्जी देते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाती है? आयनेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, आपको देनी पड़ेगी सिस्टम में। समझ आई बात? बट इन केस ऑफ एनएन it may be negative, that is exothermic process। क्यों बताओ भाई? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार बेरिलियम आयन है मान लीजिए, ठीक, बेरिलियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1। मान लीजिए मैं इस एनायन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, तो बेरिलियम बनेगा, बेरिलियम एटम और इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इसको गैसियस ही ले रहे हैं, ठीक, क्या लिखूंगा 1s2 2s2 2p में तो कुछ भी नहीं है। अब ये इसमें जो आयनेशन एनर्जी होगी वो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? इसमें रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला, इसमें तो इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन, इसमें सबसे एस सब सेल क्या है, फुल फील्ड, तो फुल फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबल होगा तो कोई भी सिस्टम क्या करेगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, और जब भी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी। भाई जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो अनस्टेबल होता है, जिसमें से एनर्जी रिलीज हो जाए वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? कन्फर्म? तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस कैसी होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। कोई डाउट इसमें किसी को? नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और सीख लो। मान लीजिए एल्यूमिनियम ये गैसियस एटम है, मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, इसको एल्यूमिनियम आयन बना दूं, ठीक, तो ये प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉन निकाला यहां पे जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज IE1। और अगर मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रॉन और इसमें से निकाल लूं तो ये क्या होगी, IE2। मान लीजिए मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लूं, क्या कहलाएगी,
IE3, एल्यूमिनियम की IE3। मुझे बताओ IE1, IE2 और IE3 में इनको क्या कहते हैं? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालना चाहो तो इसकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो सबसे ज्यादा कौन सी होगी? देखो ये न्यूट्रल एटम था, कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे इजीली निकल जाएगा। लेकिन जब इस पे कैटायन बन जाएगा, तो यानी कैटायन बनने के बाद तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा और इससे और भी मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां देनी पड़ेगी? IE3 में देनी पड़ेगी। समझ आया कि नहीं? गुड़िया समझ में आया? कन्फर्म भाई, जहां पे चार्ज ज्यादा होगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कोई डाउट है क्या? चलो एक दो बातें और लिखता हूं छोटी छोटी। जैसे मैं यहां पे इसमें से इसको भूल जाओ अभी IE1 को, तो जैसे एल्यूमिनियम प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकाल के एल्यूमिनियम 2 प्लस बना रहा हूं, तो मैं अगर ऐसा बोल दूं आयोनाइजेशन एनर्जी 2 इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस, इसमें कोई डाउट है क्या? समझ आई ना बात? या ऐसा लिख दूं IE3 इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम 2 प्लस आयन। कोई डाउट है क्या भाई? इसके लिए तो पहली है ये एल्यूमिनियम 2 प्लस के लिए तो, और ये एल्यूमिनियम प्लस के लिए है। समझ आ रही गुड़िया? जैसे हम यहां पे क्या लिखेंगे? IE3 एल्यूमिनियम के लिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये फर्स्ट है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड है एल्यूमिनियम के लिए, और ये थर्ड है। अगर ऐसे ही बोलूं मैं एल्यूमिनियम प्लस के लिए IE2 क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एल्यूमिनियम 2 प्लस के लिए I3 क्या है? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर ऐसा बोलूं एल्यूमिनियम प्लस के लिए ये IE3 क्या है? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ आ जाएगा सबको? या लिखूं ये पॉइंट भी? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। अच्छा Al3 प्लस होगा यहाँ पे, ये देख लेना एक बार, यहाँ पे क्या होगा? Al3 प्लस होगा, है ना? ठीक है, नेक्स्ट लिखो भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहला फैक्टर नोट करो, एटॉमिक साइज। हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक साइज। बताओ भाई, किसी का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? सोचो भाई, एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा, तो सबसे दूर होगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। समझ आई कि नहीं आई सबको? तो हम क्या बोलेंगे? जैसे ऐसा सोच लो, ये भाई एक छोटा सा एटम है, एक ये बड़ा सा एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन इतनी दूर और इसका इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा? छोटे वाले का। इसका आसान होगा, तो जिसका साइज बड़ा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इन ए ग्रुप, या पहले तो ऐसा लिखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? तो हम क्या बोलेंगे? इन ए ग्रुप एज वी गो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबसे ज्यादा किसकी होगी? लिथियम की होगी, ये ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर क्या लिखें? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो ये डिक्रीज हो जाएगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक साथ लिख दिया करो, अभी मत लिखो। ऐसे ही हम हीलियम, नीलियम, ये क्या? नियोन, नीलियम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, तो ये आ जाएगा ऑर्डर। कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल चल रहा है, बट क्या एक्सेप्शन? हमने क्या पढ़ा? देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज मोर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। लगभग बराबर होती, थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम होता है। ये पता है सबको? पता है? किसी को डाउट तो नहीं? बताऊं एक बार। जैसे हमने क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था ये बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये हमने पढ़ा। तो इस केस में क्या हुआ? देखो यहां पे ये गैलियम है, तो गैलियम से पहले जिंक आता है, यहां पे 3D सीरीज आती है,
तो इस 3D सीरीज में 1 to 10 तक इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। जब इसमें यहां पे इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं तो 3D का शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है। शिल्डिंग इफेक्ट समझते हो भाई? ये क्या है? ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है जैसे यहां पे, और यहां पे इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जब इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, अभी मत लिखो गुड़िया, अभी मत लिखो, ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है तो ये बीच वाले क्या करते हैं? इसको रिपेल करते हैं, क्योंकि इन पे सेम चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे सब पे माइनस होगा, तो ये इसको रिपेल करते हैं, ये इसको इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होने देते। ये इन दोनों के अट्रैक्शन के बीच में, जो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन है उसके बीच में शील्ड का काम करते हैं, इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। समझ आ रही बात? तो जितनी अच्छी शील्डिंग होगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और ये उतना ही दूर रहेगा जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। लेकिन अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें भाई, एस का, पी का, डी का और एफ का ये ऑर्डर होता है। एस सब सेल सिमेट्रिक होती है, रिवीजन हो रहा है कल का, तो सिमेट्रिक होती है इसलिए सबसे ज्यादा शील्डिंग ये करती है, और सबसे घटिया शील्डिंग डी और एफ सब सेल करती है। तो यहां पे डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरे गए, इलेक्ट्रॉन फिलअप डी सब सेल में हुआ। जब डी सब सेल में हुआ तो इसकी शील्डिंग हुई घटिया, यानी इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? ज्यादा। अरे अच्छे से शील्ड नहीं करेगा तो क्या होगा? ये इसको शील्ड नहीं कर पा रहा, तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, साइज छोटा होगा। तो गैलियम का साइज क्या हो जाता है? थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम से, एल्यूमिनियम से। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? सिमिलरली ये कौन सा है? 6th पीरियड का एलिमेंट है, और 6th पीरियड के एलिमेंट में इसमें क्या है? इसका अगर हम लिखे 6s2 6p1 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इससे पहले इसमें 4f14 और 5d10 ये इलेक्ट्रॉन भरे गए होंगे। तो इसमें क्या हो जाता है? f का भी कम है शील्डिंग, भाई 4f का शील्डिंग बहुत कम होता है, तो ये क्या हो जाता है? साइज छोटा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या समझ में आया? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि f सब सेल का शील्डिंग कम होने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के सेल्स पे, आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं, जिससे साइज उसका कॉम्पैक्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कोई डाउट है क्या? तो इसका साइज एक्सपेक्टेड से कम हो जाता है, और कम होने की वजह से इसकी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा हो जाती है। हालांकि साइज कम नहीं होगा, इससे साइज थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा थैलियम का, मतलब इतना होना चाहिए था, इतना हो गया, और इंडियम का मान लीजिए इतना, इतना इससे छोटा नहीं होगा, इतने से इतना हो गया, लेकिन इंडियम से थोड़ा बड़ा रहा। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। समझ आ रही बात? तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थैलियम इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, बहुत ज्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इंडियम। तो दोनों समझ में आए? इसका रीजन क्या था? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, या कौन सा कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको? ये सही से नहीं चल रहा, इसको लिख दो, और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरे वाले में क्या, दूसरे केस में क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कोई डाउट है क्या किसी को? नेक्स्ट, अगर इसका ऑर्डर देखा जाए अब क्या आना चाहिए, तो ऑर्डर का केस ये बना, बोरोन की सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम और गैलियम में एल्यूमिनियम से गैलियम की ज्यादा, फिर किसकी? गैलियम की, फिर इंडियम की, और इंडियम से ज्यादा थैलियम की। ये ऑर्डर ऐसा लिखा जाएगा। कई बार एग्जाम में ऐसा भी लिख के दे देता है, हम इसको बिल्कुल स्पष्ट लिखें एक बार। तो स्पष्ट लिखने का मतलब ये है, सबसे पहले बोरोन आएगा, फिर गैलियम आएगा, गैलियम नहीं, फिर आएगा थैलियम। थैलियम में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है, और आज तक किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है, इसका भी लिखवाता हूं। फिर कौन आएगा? गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम सबसे लास्ट। ये ऑर्डर आएगा, देखो कितना आगे चला गया ये। समझ आ रही बात? इनका डेटा लिख लेना 801, ये इसका, इसकी होती है 801 किलो जूल पर मोल में है ये, और इसकी आती है 589 किलो जूल पर मोल आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी 579 किलो जूल पर मोल, इसकी इससे थोड़ी सी कम बस 577, और इसकी होती है 558। ये आपके एनसीईआरटी में डेटा दिया गया है, ठीक, 11th क्लास की जो बोरोन फैमिली के है उसमें। तो ये क्या है? ऑर्डर क्या आया बताओ?
आयोनाइजेशन एनर्जी, ये मैंने लिख दिया आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल, जो ये डेटा लिखा है। समझ आई कि नहीं आई सबको बातें? कोई डाउट है क्या? तो बोरोन फैमिली का ये जरूर याद रखना, एम्स में तो पूछ ही सकता है एज इट इज। और ये डेटा, ये ऑर्डर याद रखना आपको, अभी नोट डाउन मत करो, पहले मैं समझा दूं। यार तुम साथ के साथ करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। पहले जो मैं समझाता हूं वो समझा करो पूरा, फिर बाद में मैं टाइम देता हूं तब लिखो, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा ना अपना। साथ की साथ कभी भी मत लिखो, साथ की साथ नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट होगा। पहले पूरा समझो, तो समझने में छूट गया तो अरे लिखने तो मैं नोट्स दे दूंगा तुम्हें, नोट्स चाहिए तो नोट्स तो मैंने वैसे ही दे रखे सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी को बांट रखे, तुम साइट से तुम डाउनलोड कर लो। लेकिन नोट्स के लिए आए हो क्या? समझने आए हो ना, तो समझो ध्यान से। समझ आया कि नहीं आया? तो नेक्स्ट आता है अपना कार्बन फैमिली। कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब यहां पे जैसे गैलियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा हुआ, तो ऐसे ही जर्मेनियम का सिलिकॉन से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जो डी ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन होता है इतना इफेक्टिव नहीं होता, तो इसलिए सिलिकॉन की ही ज्यादा रहती है। अगर हम इसका ऑर्डर लिखें, कहे सीता जी सुनो प्रभु, यहां तक तो ऐसा ही आएगा। लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो इसके केस में, पीबी के केस में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा, और पीबी की आयनाइजेशन एनर्जी 3 से ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 से ज्यादा। किसकी? पीबी की। 3 लास्ट में चला जाएगा, बस ये इसमें चेंज आएगा। समझ आया कि नहीं आया? एक्सेप्शन कहां पे है? और करें, ये हमने पी ब्लॉक के एक्सेप्शन लिखे, डी ब्लॉक के लिखे। डी ब्लॉक में हम लोग क्या पढ़ते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज का ऑर्डर आता है, साइज सबसे छोटा किसका होता है? 3D का, फिर 5D का छोटा हो जाता है, 3D फिर 4D और 5D का, इनका दोनों का लगभग बराबर, बहुत कम डिफरेंस होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ रहे हो? इधर देखना एक बार, इधर करो, इधर देखो एक बार। जैसे ये अपनी क्या है, ये 3D सब सेल, ये 4D और ये 5D, ठीक? समझ आ रही बात? तो 5D सब सेल में लेंथेनम के बाद क्या आते हैं? लेंथेनम का हाफनियम आता है, तो हाफनियम जो आता है इसमें क्या रहता है? 4F में इससे पहले 14 इलेक्ट्रॉन कौन से आ जाएंगे? ये आ जाएंगे लेंथेनॉइड सीरीज के। तो 4F सब सेल कंप्लीट हो गई, तो ये 4F सब सेल कंप्लीट हो गई हाफनियम से पहले, कंप्लीट फील्ड है। और 4F सब सेल कंप्लीट फील्ड होने की वजह से उसका क्या होगा? शिल्डिंग इफेक्ट कम, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कॉम्पैक्ट हो जाता है। देखा जाए तो ये 6th पीरियड के एलिमेंट है 5D सीरीज वाले, तो इनका साइज तो बहुत बड़ा होना चाहिए, और बहुत बड़ा होना चाहिए तो 4D से बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन बराबर हो गया। तो इसलिए जब इनका साइज छोटा हो जाता है तो क्या होगा? उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। समझ आ रही बात? अब देखो, ऑर्डर तो ये आना चाहिए था। अगर आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर की बात करें, किसका ज्यादा आना चाहिए? 3D का, फिर 5D का, फिर 4D का। एक्चुअल में क्या होता है? 5D की ही आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहती है, और 3D और 4D के केस में बात करें तो 3D की फिर 4D की। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। दोबारा समझाऊं? 5D में भाई हम ये बोलेंगे, जैसे मान लीजिए अगर साइज का ऑर्डर ये होता 3D 4D और 5D, ऐसा उल्टा लिख लो इसका, सॉरी 3D 4D 5D। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं होता तो साइज का ऑर्डर ये आता। अगर साइज का ये ऑर्डर ये आता तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये आता 3D 4D और 5D, ये ऑर्डर आता। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? अब देखो ये ऑर्डर देखो एक बार, ये ऑर्डर आना चाहिए था। अब हमने क्या देखा इधर? हमने ये नोट किया कि जो ये 5D सीरीज है, तो 5D सीरीज में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, 5D सीरीज में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से ये 5D इतना ज्यादा हो जाता है कि सबसे आगे चला जाता है। यही ऑर्डर आ रहा है क्या? समझ आया? ठीक है, इसको हटा दूं हम। चलो इधर देखो, यानी लेकिन इधर वापस इधर देखो। अब इसमें क्या होगा? स्कैंडियम, यट्रबियम और लेंथेनम, तो इनमें तो कोई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं, 5D में है। लेंथेनम में 4F में क्या होते हैं? 0 इलेक्ट्रॉन। भाई लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था कल हमने? 4F में 0, फिर क्या लिखा था? 5D1 और 6S2। तो यानी इसमें कोई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगने वाला, इसमें लेंथेनम में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 4F में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं,
समझ आ रही बात? तो पहले ग्रुप में यानी 3b में या थर्ड ग्रुप में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगने वाला। तो थर्ड उसका जो साइज होता है स्कैंडियम से ज्यादा यट्रबियम का, यट्रबियम से ज्यादा, तो साइज हम क्या लिखते हैं, लेंथेनम से ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा, सॉरी स्कैंडियम से ज्यादा यट्रबियम, यट्रबियम से ज्यादा लेंथेनम का। तो लेकिन अगर बात करें यहां पे आयोनाइजेशन ऑर्डर की, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, स्कैंडियम, फिर यट्रबियम, फिर लेंथेनम। इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, ये सिंपल है, ये सीधा सीधा है। लेकिन अगर बात करें उससे आगे वाला ग्रुप में, बोलो कौन कौन आएगा, टाइटेनियम आएगा, टाइटेनियम, फिर कौन आएगा, टाइटेनियम में 3D का, और 4D का कौन है, जिरकोनियम, और 5D का हाफनियम। तो इनमें सबसे ज्यादा किसका लिखोगे, 5D वाले का, हाफनियम का, क्योंकि इसमें लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। फिर किसका, टाइटेनियम 3D का, फिर जिरकोनियम। किसका उड़ रहा है, IE का। सिमिलरली अगर मैं और कोई लिखूं, मान लीजिए उसका बोलो क्रोमियम वाले, उसका बोलो कॉलम में क्रोमियम आएगा, इसमें कौन आता है, मोलिब्डेनम, फिर टंगस्टन। इस केस में सबसे ज्यादा किसका होगा आयनेशन एनर्जी, टंगस्टन। 5D वाले का, ये 5D में, ये 4D में, ये 3D में, फिर 3D का क्रोमियम का कौन आएगा, फिर ये साफ साफ लिख दो क्रोमियम, और फिर कौन आएगा, मोलिब्डेनम। समझ में आए आयनेशन एनर्जी के ऑर्डर, ओनली किसको छोड़ के, थर्ड ग्रुप को छोड़ के। समझ आए कि नहीं आई, जल्दी से नोट डाउन कर दो। इधर देखो भाई, नेक्स्ट क्या है, हमने अभी किया इन ए ग्रुप। अगर बात करें यहीं पे इन ए पीरियड, तो पीरियड की बात करेंगे तो क्या होगा, एज वी गो लेफ्ट टू राइट, तो सिंपल सी बात है, साइज क्या होता है, डिक्रीज, तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। ये हो गया, तो लिख लो जल्दी से इसको। तो ये पहला फैक्टर कंप्लीट हो गया, फिर आगे दूसरे फैक्टर में बढ़ते हैं। फर्स्ट फैक्टर कंप्लीट, सेकंड फैक्टर लिखो। सेकंड फैक्टर है ENC। सेकंड फैक्टर क्या है, ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको आप जेड इफेक्टिव बोलते हो। भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, क्या होगा, आयनेशन एनर्जी ज्यादा, यानी आयनेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ENC। ये हम पीरियड में देखते हैं, पीरियड में बढ़ता है, कहीं कहीं देखते हैं ना जहां पे जेड इफेक्टिव कम बढ़ जाता है, शिफ्टिंग इफेक्ट जहां पे कम, वहां पे जेड इफेक्टिव ज्यादा, यानी ENC ज्यादा, तो वहां पे आयनेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये देखते हैं। वैसे अगर अपने से कैटायंस का पूछे, जैसे मान लीजिए मेरे से पूछे Pb2+ और Pb+3 में, +4 में किसका सबसे ज्यादा होगा, +4 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा ना, फिर सबसे कम इसका, क्योंकि न्यूट्रल है। अगर बात की जाए Mn, Mn2+, Mn4+, Mn6+, Mn7+, तो सबसे ज्यादा Mn7+ का, कोई डाउट। नेक्स्ट आता है शील्डिंग इफेक्ट, लिखो मत अभी, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट एज स्क्रीनिंग इंक्रीज, एज शील्डिंग इंक्रीज, ये शील्ड कर रही है आउटर मोस्ट सेल को, ये न्यूक्लियस या ये इनर सेल या आउटर मोस्ट सेल, ये इसको शील्ड कर रही है, मतलब ज्यादा रिपेल कर रही है, तो ये दूर जाएगी, दूर जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, आयनेशन एनर्जी कम होगा। तो आयनेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को, समझ आ रही बात। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर कौन सा आता बताओ, पेनिट्रेशन पावर। इंपॉर्टेंट है पेनिट्रेशन पावर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इधर देखो, पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, जैसे पेनिट्रेशन पावर का अगर ऑर्डर देखें, सबसे ज्यादा S का, फिर P का, फिर D का, फिर F सब सेल का, ये ऑर्डर होता है। समझ में आई बात। तो S P D F सब सेल का ये ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, इट मींस न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम फॉर S सब सेल, फॉर S सब सेल, देन P का, फिर D का, और लास्ट में सबसे कम F। तो न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन सी सब सेल पे होता है, S सब सेल पे होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन S सब सेल में है तो उसको निकालना सबसे मुश्किल होगा, इसका मतलब ये हुआ। समझ आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट। एग्जांपल देखें, जैसे बेरिलियम है और बोरोन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, इसका 1s2 2s2 2p1। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों में सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है, तो यहां पे 2s से निकालना है, यहां पे 2p से निकालना। 2s से निकालना है मुश्किल हो गया, 2p से, 2s से। समझ आया कि नहीं आया। इसके बाद
या मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, और इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो इलेक्ट्रॉन निकालना किस में मुश्किल होगा बताओ भाई, मैग्नीशियम में, ये ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कैल्शियम की और गैलियम की, कैल्शियम गैलियम, तो इसका क्या है 1s2 2s2, इसका क्या होता है आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 3d10 कंप्लीट होता है 28, और सॉरी अच्छा ये तो कैल्शियम का 4s2 सॉरी, ठीक है, और इसका क्या होता है आर्गन 3d10 4s2 4p1, दोनों में फोर्थ सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ज्यादा अट्रैक्शन किस पे होगा s में या p में, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर हमने लिख दिए। समझ आया कि नहीं आया? इसके बाद एक फैक्टर और आता है, पांचवा फैक्टर क्या आता है, चार फैक्टर हो गए ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आता है एक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है हाफ फील्ड HF, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, hence higher IE, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ आया कि नहीं आया? अगर हम बात करें नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, हाफ फील्ड सब सेल है, समझ आ रहा है, और इसमें 1s2 2s2 2p4, तो ये इनकम्प्लीट है, तो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, नाइट्रोजन की बजाय किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की बजाय नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। वैसे अगर देखें लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन किसकी ज्यादा है, यहां पे भी तो यही है, लेफ्ट टू राइट जाने में बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन किसकी ज्यादा है बेरिलियम की सॉरी फास्फोरस सल्फर, बताओ किसकी ज्यादा होगी, इसमें भी क्या होगा 3s2 3p3 और 4s2 4p3 सॉरी 3s2 3p4। फिर आर्सेनिक और यहां पे क्या आएगा सेलेनियम, ये ऑर्डर आएगा, क्योंकि इनमें सब में हाफ फील्ड हो गए नाइट्रोजन फैमिली में, पी सब सेल में। और अगर इसके बाद और बोले क्या आएगा एंटीमनी, और इधर क्या आएगा टीरियम, तो इन दोनों में किसका ज्यादा एंटीमनी, और इसमें बिस्मथ और ये पोलोनियम, तो ज्यादा किसका होगा, इन दोनों केस में क्या होता है उल्टा होता है, जो ऑर्डर हम नॉर्मल बोलते हैं वही होता है। इसका रीजन पता है क्या है, यहां पे ये हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन वाला काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्या क्यों नहीं करता बताओ, क्योंकि जो नीचे की सब सेल्स होती है उनमें डी और इनसे पहले डी और एफ सब सेल कंप्लीट होती है, जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। इनके केस में सील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी क्या हो सकती है यहां पे बढ़ जाएगी इधर आने पे। समझ आ रही बात, कोई डाउट है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब फुल फील्ड का एग्जांपल दो, फुल फील्ड का इनर्ट गैसेस हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, तो यानी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए सबसे कम होनी चाहिए जिसका साइज सबसे बड़ा है, बट हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो। रीजन क्या आएगा, ड्यू टू फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उनका क्या होता है NH2 NP6, तो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्या होगा स्टेबल होगा। जल्दी से नोट डाउन करो, यहाँ पे इनर्ट गैसेस हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, पीरियड लिख लेना यहाँ पे, बट हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो ड्यू टू फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। एक बार इधर देखो, आगे बढ़े, देखो भाई ये हमने लिख लिया, अब एग्जांपल करने हैं। देखो आपको क्या करना है, IE1 एंड IE2 का ऑर्डर लिखना है फॉर सेकंड पीरियड, ठीक है, मैं फॉर सेकंड एंड थर्ड पीरियड दोनों के लिए लिखना है। मैं एक काम करता हूं, सुनो मेरी बात, एक काम करता हूं, आपको ना सेकंड पीरियड का बता देता हूं और फिर थर्ड पीरियड का घर पे कर दोगे। एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे,
मुझे ये बताओ कौन से ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी पीरियोडिक टेबल में? 18th ग्रुप की। अरे इनर्ट गैसेस हैव अ लार्जेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड बट दे हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो। तो अपने पीरियड में सबसे राइट वाले ग्रुप की होगी सबसे ज्यादा, यानी इनर्ट गैसेस की क्या होगी? सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में। और इनर्ट गैसेस में कौन सी गैस की सबसे ज्यादा होगी? जिसका साइज सबसे छोटा है। तो किसका साइज सबसे छोटा है? तो हाईएस्ट आईई इन पीटी पीरियोडिक टेबल किसकी होगी? कोई डाउट है क्या? इसी तरह जो सबसे लेफ्ट में होंगे अल्कली मेटल्स, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देंगे, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी उनकी होगी। उसमें भी सबसे कम किसकी होगी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में सीजियम की। फ्रेंसियम नहीं पढ़ते हैं ना, रेडियो एक्टिव है। सीजियम की सबसे कम होगी, क्यों? क्योंकि साइज सबसे बड़ा है। लेफ्ट वालों की सबसे कम, और उसमें भी सबसे कम किसकी? सीजियम की। तो लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। कोई डाउट है क्या इन दो बातों में? कन्फर्म? इधर देखो अब IE1 का ऑर्डर फॉर सेकंड पीरियड लिख रहा हूं मैं पहले। जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। सबसे बड़ा साइज नियोन का होता है, लेकिन फिर भी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका क्या है? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। कोई डाउट है क्या? फिर फ्लोरीन की, फिर किसकी आएगी? नाइट्रोजन की आएगी। क्यों आएगी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अभी हमने देखा था क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसका। फिर किसकी आएगी? कार्बन की। फिर बोरोन और बेरिलियम में किसकी आएगी? बेरिलियम की ज्यादा, फिर बोरोन की, और फिर सबसे कम लिथियम की। तो हमने ये दो एक्सेप्शन देखे। ये हमने फर्स्ट IE का ऑर्डर लिखा, इसमें कोई डाउट है क्या? अब नेक्स्ट लिखे हम सेकंड IE, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप देखो पहले एक काम करो लो ना, लिथियम प्लस बन जाएगा जब सेकंड IE लिखोगे, बेरिलियम प्लस बन जाएगा, बोरोन प्लस बन जाएगा, कार्बन प्लस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस, फ्लोरीन प्लस और नियोन प्लस। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 बचेंगे, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9। सबका एक एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कब हो? किसकी होगी? अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना अपने को, सेकंड इलेक्ट्रॉन, तभी तो सेकंड IE आएगी। किसकी होगी? फ्लोरीन की क्यों होगी? लिथियम की होगी ना सबसे ज्यादा, लिथियम की। और एग्जामिनर कभी भी आपको लिथियम प्लस ऐसे नहीं लिख के देगा, सीधा लिखेगा सेकंड IE का ऑर्डर लिख रहा हूं भाई, तो लिथियम आएगा आंसर। क्योंकि लिथियम ने हीलियम 1s2 का 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है, किसका गेन कर लिया? हीलियम का। फिर किसका ऑर्डर आएगा? फिर सीधा फ्लोरीन वाला, नियोन आएगा, यानी जो फ्लोरीन बना हुआ है। फिर इन दोनों में कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया 2s2 2p3। फिर जिसने ऑक्सीजन का गेन किया है यानी फ्लोरीन, फिर अरे यहां पे नाइट्रोजन नहीं ऑक्सीजन आएगा यार, ठीक। फिर नाइट्रोजन नहीं आएगा, फिर कार्बन प्लस, हाँ कार्बन और बोरोन में कौन आएगा? बोरोन आएगा। फिर कार्बन, फिर बताओ भाई बेरिलियम का सबसे कम, क्योंकि ये लिथियम बन गया। आप समझ आए कि नहीं आए ये ऑर्डर? यहां पे कोई डाउट है क्या? कर लोगे? अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद एक बार देखोगे लास्ट, इधर लास्ट पॉइंट आज का, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। मान लीजिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, जैसे मैं आपसे पूछूं सोडियम प्लस है और नियोन है, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। 2s2 2p6 2s2 2p6, तो सोडियम प्लस की होगी या नियोन की? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन इसमें 11 प्रोटॉन, इसमें 10 ही प्रोटॉन, इसकी ज्यादा होगी ना। मान लीजिए मैं आपको ये लिख के दे दूं O2 माइनस F माइनस, इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी? एक में N3 माइनस भी लिख दूं यहाँ पे, सबसे ज्यादा किसकी होगी? सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें प्रोटॉन 7 प्रोटॉन अट्रैक्ट करने वाले, इसमें 8 प्रोटॉन, सबसे ज्यादा 9 प्रोटॉन, ठीक है। वैसे भी देख लो इसका साइज सबसे बड़ा होता है जिसपे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। समझ आ रही बात? ऐसे ही लिख के दे सकता है आपको O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस,
सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, जिसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, कोई डाउट, जिसपे ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी सबसे कम। ऐसे ही आपसे ऑर्डर लिख के दे दे H2 - Cl - K + Ca2+, क्या ऑर्डर आएगा, Ca2+ की सबसे ज्यादा, फिर ये ऑर्डर आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम, ठीक है। तो कल हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के। समझ आ रही है, तो समझ आया आज का, थैंक यू। यहां पे सेकंड पीरियड का मैंने करवा दिया, थर्ड पीरियड का क्या करोगे आप, घर से कर लोगे, ठीक है। यही ऑर्डर IE1 और IE2 का, ठीक है ना, ये घर से करना है। और अब तुम आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू भाई।